Today we will discuss about the chapter number 8, the concept of cost here. As I already told you, we are discussing about the concepts related to the producer now, in which I can say we have already studied about the concept of production function. Now we will discuss about the concept of cost here. So concept of cost, simply we can say in this chapter we will discuss about in detail related to the concept of cost, और we can say कि एक प्रोड्यूसर अगर गुड्स को प्रोड्यूस करता है तो सिंपली क्या होता है, देयर इज अ कॉस्ट ऑल्सो, देयर इज अ रिवेन्यू ऑल्सो, और उसकी हेल्प से वो क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमने स्टडी किया वो क्या था कि एक प्रोड्यूसर जो है वो कैसे कैसे मटेरियल लगाता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द थिंग्स। नाउ द थिंग इज देयर दैट कि अगर एक प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके ऊपर उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, और जनरली जो कॉस्ट होती है वो किस किस तरीके की होती है, किस तरीके की कॉस्ट जो है एक प्रोड्यूसर को फेस करनी पड़ती है। अगर उसे प्रोडक्शन बढ़ानी है तो किस तरीके की कॉस्ट आएगी, प्रोडक्शन कम करनी है तो क्या होगा। सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट इनिशियली अबाउट द डिटेल ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, देन वी विल डिस्कस अबाउट द शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमने जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था जिसमें हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टडी किया था, वी हैव स्टडीड दैट कंसेप्ट विद रेफरेंस टू द शॉर्ट टाइम पीरियड। अब देखिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड में तो कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होती नहीं, सभी के सभी वेरिएबल मींस सभी के सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। तो एज इट इज यहाँ पर भी शॉर्ट टाइम पीरियड के रिगार्डिंग कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होंगी, जिसमें हमारी मेनली क्या क्या आ जाएंगी, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और उन दो देन टोटल कॉस्ट। और फिक्स्ड वेरिएबल और टोटल कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है, वो एक दूसरे से लिंक्ड कैसे होते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट की एवरेज कॉस्ट आगे फर्दर दो पार्ट्स में स्प्लिट होती है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, वो कैसे बिहेव करते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट में मेनली क्या आ जाएगा कि एस्टिमेट कैसे करते हैं, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, एज वेल एज उसका वो कैसे बिहेव करती है। आफ्टर दैट द लास्ट वन टॉपिक विल बी देयर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एवरेज, मार्जिनल एंड टोटल कॉस्ट। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट हेयर। गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जनरली वी नो वेरी वेल कि ऑलवेज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द इनपुट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि किस तरीके का इनपुट चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को। देयर इज मेनली द रिक्वायरमेंट ऑफ द टू काइंड्स ऑफ इनपुट, द फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर। तो फैक्टर में देखिए मेनली कौन से आ जाते हैं, जो हमारे मेजर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नॉन फैक्टर कौन से होते हैं, इनके अलावा जो हमारा इनपुट यूज होता है दैट इज नोन एज द नॉन फैक्टर इनपुट, जैसे कि रॉ मटेरियल। तो हमारी कॉस्ट क्या होती है, जितना भी एक प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करता है किस चीज के ऊपर, फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट पे, कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जितनी भी यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोड्यूसर क्या करता है, पैसा खर्च करता है ऑन विच थिंग, ऑन द बोथ ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इधर द फैक्टर इनपुट एंड द नॉन फैक्टर इनपुट, दैट इज नोन एज द कॉस्ट। तो कॉस्ट मेनली हमारी क्या आ जाती है, कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, cost refers to the expenditure which is incurred by the producer on the factor as well as non-factor inputs for a given output of commodity। तो हमारे फैक्टर्स में मेनली क्या आ जाएगा, देखो what do you mean by the cost, the simple definition of the cost is there, it refers to the expenditure incurred by a producer on the factor as well as the non-factor inputs for a given commodity। अब यहाँ पर एक छोटी सी टर्म और ऐड कर दी गई which is the explicit and implicit। We will also discuss the concept of explicit and implicit cost। अब देखिए जनरली आई विल जस्ट टेल यू इनिशियली
एन एग्जाम्पल कि जैसे एक पर्सन है, वो क्या क्या लेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब उसने क्या किया, उसके पास अपना ही पीस ऑफ लैंड था। देन व्हाट हैपेंड, अपना पीस ऑफ लैंड था तो उसने अपने ही पीस ऑफ लैंड के ऊपर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो अब अगर वो लैंड उसके पास ना होता, उसको किसी और से लेना पड़ता, तो उसको उसके ऊपर रेंट देना पड़ता, नो डाउट। तो ऐसा कोई भी इनपुट, चाहे वो कुछ भी हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप या रॉ मटेरियल, कोई भी ऐसा इनपुट हो जो उसने मार्केट से परचेज ना करके अपना खुद का यूज किया है, कि उसके खुद के सेल्फ ओन्ड इनपुट्स हैं, दैट इज नोन एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे कि उसने बाहर से वर्कर हायर करने की बजाय उसने अपनी फैमिली लेबर यूज कर ली, राइट, उसने अपनी खुद की लैंड यूज कर ली रेदर देन टेकिंग द लैंड ऑन लीज। तो इस तरीके के, अगर सपोज वो ऐसा कोई एक्सपेंडिचर करता है प्रोड्यूसर, कि जो वो इनपुट्स को मार्केट से परचेज कर रहा है, दैट इज नोन एज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और अगर वो अपने सेल्फ इनपुट को यूज कर रहा है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, दैट इज नोन एज implicit cost, that is called as implicit cost. So in economics total cost जो है हम इस तरीके से भी estimate कर सकते हैं, that it will be equivalent to the explicit plus implicit cost, ठीक है। एज वेल एज हमारा एक जो सिंपल जेन्युइन कंसेप्ट आता है कि कोस्ट हमेशा क्या होती है, कोस्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी कोस्ट के बराबर मानी जाती है। अपॉर्चुनिटी कोस्ट मींस कि देखो जैसे आई एम वर्किंग, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, सपोज आई जस्ट वांट टू जॉइन ए बैंक और आई जस्ट वांट टू जॉइन अ सीबीएसई स्कूल। तो अब अगर मैं सीबीएसई स्कूल ज्वाइन करती हूँ तो मुझे बैंक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर मैं बैंक को ज्वाइन करती हूँ तो मुझे सीबीएसई स्कूल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइट। इन ऑर्डर टू गेट द वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी आई जस्ट हैव टू सेक्रीफाइस द अनदर वन, दैट इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। कि इसमें मेनली क्या आ जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि एक्टिविटी की इन विच वी कैन से द टोटल सेक्रीफाइस इज in terms of the total sacrifice involved in undertaking the activity, कि किसी एक एक्टिविटी को लेने की वजह से आपने बाकी जो भी सेक्रीफाइसेस किए, दैट इज नोन एज द सेक्रीफाइस, दैट इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब भी एक प्रोड्यूसर किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या मानी जाती है, the cost of producing a given amount of output is to be measured in terms of the sacrifice involved in producing that output, कि उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जितना उसने सेक्रीफाइस किया, दैट विल बी नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं तो सेक्रीफाइस में क्या क्या होगा, उसने एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी दी, उसने इम्प्लिसिट कॉस्ट भी दी, right? So the total cost will equal to the explicit cost and implicit cost. Like cost is equal to the opportunity cost means एक चीज को पाने के लिए आपको जितनी भी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है ना, that is known as the opportunity cost. अब opportunity cost में explicit cost भी हो सकती है, implicit cost भी हो सकती है। एक्सप्लिसिट कौन सी होगी, जो बाहर पे की जा रही है। इम्प्लिसिट कौन सी होगी, जो खुद की चीजों को यूज करने में पे की जा रही है, चाहे उसके लिए एक्चुअल पैसा नहीं दिया जा रहा, बट स्टिल इट इज पेड बाय द, अगर वो खुद की ना होती तो प्रोड्यूसर को उसके लिए बाहर पैसा पे करना पड़ता। इन इम्प्लिसिट कॉस्ट वी कैन से कि प्रोड्यूसर को कहीं बाहर पैसा नहीं देना पड़ रहा, मार्केट वैल्यू है उसके खुद के, अगर उसका सेल फोन प्रोडक्ट किसी और यूसेज में दिया जाएगा तो उसकी जितनी मार्केट वैल्यू है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि पेमेंट जो एक फर्म दे रही है दूसरों को उन प्रोडक्ट को हायर करने में या परचेज करने में। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में मेनली क्या आ जाता है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपने मार्केट से इनपुट परचेज किए, और इम्प्लिसिट में क्या आ जाएगा, जो इनपुट जो है वो मार्केट से परचेज ना करते हुए प्रोड्यूसर ने अपने खुद के इनपुट्स को यूज किया। तो एक्सप्लिसिट कैसे हम मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ द कैश पेमेंट,
कि जो कैश पेमेंट एक फर्म देती है दूसरों को, बाहर के लोगों को, फॉर द परचेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। और इम्प्लिसिट में क्या आ जाएगा, इसमें आप एस्टिमेटेड वैल्यू लगाते हो कि जैसे कि एंटरप्रेन्योर की अपनी बिल्डिंग है, उसका एस्टिमेटेड रेंट लगा लिया, ओनर की अपनी कैपिटल है, उसका एस्टिमेटेड इंटरेस्ट निकाल लिया। दैट इज नोन एज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि एक पर्सन है जिसने क्या किया, जॉब छोड़ दी। कौन सी जॉब छोड़ी उसने, 40,000 पर मंथ पे वो जॉब कर रहा था। एज वेल एज उसने अपने फैक्ट्री प्रीमिसेस से उस टेनेंट को भी निकाल दिया, उससे खाली करवा लिया प्लेस, जो उसे 50,000 पर मंथ रेंट दे रहा था। अब उस एंटरप्रेन्योर ने उस पे क्या करना है, उसने गारमेंट्स का प्रोडक्शन करना है। उसने क्या किया, इनपुट जो बाकी इनपुट थे उनको परचेज करने के लिए 10 लाख रुपीस दिए। तो आप प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालो इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, विच इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट में उसने क्या किया, जिसमें हम बाहर पेमेंट देते हैं, तो उसने बाहर कितनी पेमेंट दी, पेमेंट टू द अदर्स फॉर द परचेजेस ऑफ इनपुट, दैट इज द 10 लाख। इम्प्लिसिट में क्या है, सेल्फ ओन इनपुट इन देयर नेक्स्ट बैच। तो उसने 40,000 की तो अपनी खुद की सर्विसेज दी एज एन एंटरप्रेन्योर, उसने अपनी जॉब छोड़ दी और 50,000 का उसकी जो बिल्डिंग पे वो रेंट मिल रहा था वो दे दिया। तो अब उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 10 लाख प्लस 90,000। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो, कि अगर वो ये प्रोडक्शन का काम ना करता तो उसे इतना पैसा मिल रहा था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल सैक्रिफाइस मेड इन टर्म्स ऑफ द explicit as well as implicit cost for producing a given level of output. And the next one, different form of the cost is there, which is the selling cost and production cost. अब यहाँ पे मेनली क्या आ जाती है, देखो सेलिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। तो ये दोनों भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। जनरली अगर हम सोचें, हमें लगेगा कि सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट एक जैसी है, वे सेल कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट मेनली देखो क्या होता है कि वो एक्सपेंडिचर जो एक प्रोड्यूसर किस लिए कर रहा है, प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है, दैट इज नोन एज द सेलिंग कॉस्ट। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर करना। बट ऑन द ऑपोजिट साइड अगर हम बात करें प्रोडक्शन कॉस्ट की, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में वो सारा एक्सपेंडिचर आ जाता है जो एक प्रोड्यूसर करता है किस चीज के ऊपर, एक पर्टिकुलर आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए वो जितना भी इनपुट पे ऊपर पैसा खर्च करेगा, ऑन द इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, विच इज नोन एज द production cost. So selling cost, which is mainly incurred in order to promote the sale of a product, and production cost, which is mainly incurred in order to produce the particular unit of output. The next one concept is there. Now we will discuss about the different kind of cost और उसकी जो cost का shape होता है, that shape we will discuss. तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट विद रेफरेंस टू द शॉर्ट पीरियड ऑल्सो। तो शॉर्ट पीरियड कौन सा होता है, इन विच सम ऑफ द कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड सम इज वेरिएबल। शॉर्ट रन इज ए दैट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, एक होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी हो जाएगी, जो हम फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगाते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी हो जाएगी, जो हम वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगाते हैं। सो हेयर द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द डिटेल ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये कैसे कैसे बिहेव करती है, इनका मीनिंग क्या होता है। सो फिक्स्ड कॉस्ट सिंपली देखो, एज पर द नेम इंडिकेशन, फिक्स्ड से क्या पता चल रहा है, जो फिक्स्ड है नेचर में। तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी हो जाएगी, विच आर रिलेटेड टू द यूसेज ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर फिक्स्ड इन नेचर।
कि अगर आउटपुट में प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। So fixed cost refers to the expenditure incurred by the producer on the usage of fixed factors of production. कि ये जो कॉस्ट है हमारी वो आउटपुट चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती। अगर हमारा आउटपुट जीरो भी है तो भी फिक्स कॉस्ट उतनी की उतनी ही रहेगी। तो इस कॉस्ट को हम और क्या क्या बोलते हैं देखो, वी कैन ऑल्सो कॉल इट लाइक द सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अब हमारे मेन कंपोनेंट क्या हो गए फिक्स कॉस्ट के। हम फिक्स कॉस्ट कहाँ कहाँ करते हैं मेनली, कि स्पेंडिंग जो है फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कैसे कैसे होती है, जैसे कि प्लांट मशीनरी पे, लाइसेंस की कोई फीस दे दी, लैंड बिल्डिंग पे, जो हमारा परमानेंट स्टाफ है उनको जो वेजेस और सैलरीज दी जाती हैं, दैट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो सबसे पहले हम इसे टेबल और डायग्राम की हेल्प से शो करेंगे। विद द हेल्प ऑफ अ टेबल वी कैन से, जैसे कि देखो यूनिट जो है इंक्रीज होती जा रही है, 0 1 2 3 4 5 6, और हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है वो बिल्कुल सेम है। देयर इजंट एनी काइंड ऑफ चेंज इन द फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज फिक्स्ड इन nature, it will not be affected by the changing level of output। तो यहाँ पर मेन क्या आ जाता है कि हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है that will remain constant at every level of output, doesn't matter आउटपुट 0 है तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट 10 है, आउटपुट बढ़ के 2 4 6 जितने भी यूनिट्स हो गया तो भी फिक्स कॉस्ट 10 है। On x axis there will be the output, on y axis there will be the total fixed cost, this is the straight line, doesn't matter whichever the output can be there, कोई मतलब नहीं है आउटपुट कितना है, आपकी फिक्स कॉस्ट 10 है तो वो 10 ही रहेगी। दिस इज द सिंपल सेंस ऑफ द फिक्स कॉस्ट। ओके, ऑन द ऑपोजिट साइड इफ वी विल टॉक अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट, तो देखो नेम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, विच जस्ट मेनली यूजेस ऑन द परचेजेस ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और अब अगर ये वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे यूज हो रही है, इट मींस इट विल बी चेंजेस एज पर द चेंजिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि मेनली क्या किया जाता है, इसको वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। और ये कॉस्ट क्या करती है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ साथ चेंज होती जाती है, कि कॉस्ट इंक्रीज होगी अगर आउटपुट इंक्रीज होगा, कॉस्ट डिक्रीज होगी अगर आउटपुट डिक्रीज होगा, और अगर आउटपुट 0 है तो कॉस्ट भी 0 होगी। तो इसके दो अनदर नेम क्या है, प्राइम कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि वेरिएबल कॉस्ट किस किस पे, जैसे कि उसके एग्जांपल्स क्या है, रॉ मटेरियल पे पैसा खर्च किया, इलेक्ट्रिसिटी पे पैसा खर्च किया, कैजुअल लेबर पे पैसा खर्च किया, वियर एंड टीयर एक्सपेंसेस पे पैसा खर्च किया। सो now how you can represent the variable cost using the table and the diagram, or which is the behavior of the variable cost, इसको ध्यान से देखना। देखो ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसका बिहेवियर कैसा है, हमारी यूनिट्स ऑफ आउटपुट बढ़ती जा रही हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कैसे बिहेव करती है, देखो पहले ये बढ़ रही है 10 18 24 28। अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा ये कैसे बढ़ रही है, पहले 10 का गैप आया, फिर 8 का गैप आया, फिर 6 का गैप आया, फिर 4 का गैप आया। ठीक है, मीन्स डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, बढ़ तो रही है बट द रेट इज डिक्रीजिंग। उसके बाद ये 32, मतलब फिर से 4 का गैप आया, अब ये किस पे बढ़ी, इंक्रीज तो होगी ही होगी नो डाउट, बट कॉन्स्टेंट रेट पे। ठीक है, मतलब रेट क्या है उसका, गैप क्या है, सेम गैप आ गया। अब ये हो गई 38, मतलब कि 6 का गैप आ गया। अब इंक्रीज तो यहाँ भी हुई बट इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हुई। तो वेरिएबल कॉस्ट का हमारा बिहेवियर क्या होता है, 3 स्टेप्स में इसका बिहेवियर आता है। सबसे पहले ये क्या करती है, इंक्रीज तो ये देखो होगी ही होगी हर स्टेप पे, ये नो डाउट, आप जैसे जैसे अपने फैक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी, बट पहले ये क्यों कौन से रेट पे इंक्रीज होती है, डिक्रीजिंग रेट पे, फिर
कांस्टेंट रेट पे, और फिर इंक्रीजिंग रेट पे, मतलब कि जो गैप आता जाएगा हर यूनिट के बाद का, वो सबसे पहले तो कम होता जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर एक लिमिट के बाद वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट? So as per this behavior, the diagram of the variable cost can be represented like this, कि जो हमारी वेरिएबल कोस्ट है वो सबसे पहले आप देखिए, ऑन एक्स एक्सिस इट इज आउटपुट, ऑन वाई एक्सिस इट इज द टोटल वेरिएबल कोस्ट, on y axis it is the total variable cost. So how it will represent, like देखिए initially it will just move in this shape, then it will move in this shape, मतलब कि अगर हम बात करें ऐसे इस शेप में आएगी, पहले ये ऐसे आई फिर ये अबव चली गई, okay, this is the behavior of variable cost. So fixed cost is fixed in nature, doesn't matter whichever the output will be there, but variable cost will behave in a different manner. When output increases it's increases, when output decreases it's decreases, और जब output आपका जीरो रहेगा तो variable cost भी जीरो रहेगी. So what is the difference between both of these terms? Fixed cost incurred on the fixed factors of production, variable cost incurred on the variable factors of production. फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होती विद एन इंक्रीज और डिक्रीज, वेरिएबल इंक्रीज होने के साथ आउटपुट की इंक्रीज होती है, डिक्रीज के साथ डिक्रीज होती है. अगर आउटपुट जीरो है फिक्स कॉस्ट तब भी कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगी. फिक्स कॉस्ट जो है तभी स्टार्ट मतलब लगा दी जाती है जब इवन प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ, और वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल में कब शुरू होती है? जब प्रोडक्शन शुरू होता है. Okay, so this was the concept of the fixed and variable cost.